सो वी आर स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट चैप्टर कोन। तो कोन आपको सबको पता है, आप पढ़ के आए हो +2 में। बट द थिंग इज़, जब मैं आपसे कोन की बात करूँगी तो आपके माइंड में जो सबसे पहले एग्जांपल्स आएंगे वो आएंगे आइसक्रीम कोन या बर्थडे कोन के। सो अब हम ये देखेंगे कि कोन इज़ नॉट ओनली द आइसक्रीम कोन और द बर्थडे कोन, बट एक्चुअली दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन ओनली। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो फर्स्ट वाली फिगर है पिंक कलर का जो इन्होंने कोन बनाया। तो अभी तक आपको कोन से बेसिकली सिर्फ यही कोन समझ आता था। सो दीज आर द एग्जांपल्स, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जहाँ पे नीचे जो कर्व बनता है वो हमेशा एक सर्कल बनता है। बट एक्चुअली में ये जो कर्व है ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कल हो, ये इलिप्स भी हो सकता है। इनफैक्ट ये जो सरफेस है हमारी, ये जो कर्व है, ये पैराबोला भी हो सकता है, ये हाइपरबोला भी हो सकता है, एंड सो ऑन। सो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अब कोन को आपने राइट सर्कुलर कोन के अलावा भी इमेजिन करके चलना है। सो यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ओब्लिक कोन जब हम पढ़ेंगे तो ये जो ब्लैक डॉट है, दिस ब्लैक डॉट, दिस इज़ नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द कोन। दूसरा, जहाँ पे इन्होंने नीचे बेस लिखा है, ये जो कर्व बनेगा, जो कि इस केस में इलिप्स बन रहा है और इस केस में एक सर्कल बन रहा है। सो मैंने आपको बताया कि ये जो सरफेस है ये सर्कल या इलिप्स के अलावा हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है। एंड इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि ये जो लाइन है, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। अब आपने कोन को हमने कैसे समझना है कि हम एक लाइन लेंगे, लेट अस से दिस इज़ द वर्टेक्स। सो इस वर्टेक्स से ये जो लाइन है, नाउ दिस लाइन विल रिवॉल्व। तो ये देखो, ये जो लाइन है ये ऐसे घूम रही है ना, ये लाइन यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। सो बेसिकली दिस लाइन इज रिवॉल्विंग और यू कैन से रोटेटिंग टू जनरेट दिस कर्व, एंड दिस लाइन इज नोन एज द जनरेटिंग एक्सिस ऑफ द कोन। सो आपका जो राइट सर्कुलर कोन होता है उसमें ये वर्टेक्स है, ये एक्सिस ऑफ द कोन है, दिस इज द जनरेटिंग सरफेस जो इस लाइन के घूमने से जनरेट हुई है, एंड दिस लाइन इज नोन एज द जनरेटिंग लाइन ऑफ द कोन। सो ये लाइन जब रोटेट करती है, ये लाइन जब ऐसे रोटेट करती है तो यहाँ पे एक कर्व जनरेट होता है। सो दैट इज़ नोन एज द जनरेटिंग कर्व, एंड ये जो लाइन घूम रही है जिसके घूमने से कर्व जनरेट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द जनरेटिंग लाइन। सो हम वापस यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम कोन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। होमोजीनियस फंक्शन में क्या होता है, आपके पास द इक्वेशन f of x y z इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ f of r x r y r z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ r। सो बेसिकली डिग्री सेम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये सारी 2 डिग्री टर्म्स है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। सो ये अगर f of x y z है, f of r x r y r z क्या हो जाएगा, x की जगह r x, y की जगह r y और z की जगह जब आप r z पूरी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका r स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया। सो r स्क्वायर इंटू 0 इज़ 0 एंड हेंस दिस इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। नाउ कोन देखते हैं। अ कोन इज़ अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड सेटिस्फाइज वन और मोर कंडीशन। For example, it may intersect a fixed curve. The fixed point is called the vertex. This fixed point is called the vertex. The straight line in any position is called the generator. तो बोल रहे हैं ना वो that a curve, a cone is a surface generated by a straight line. Generated by a straight line, and this straight line is known as the generator. Now this straight line passes through a fixed point, that is it passes through the vertex and satisfies one or more condition. फॉर एग्जाम्पल इट में इंटरसेक्ट अ फिक्स्ड कर्व। तो कई बार ये फिक्स्ड कर्व को सिर्फ इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, जनरेटर्स जो हैं हमारी, और कई बार क्या होती हैं ये खुद गाइडिंग कर्व को जनरेट करती है। द फिक्स्ड कर्व इज नोन एज द गाइडिंग कर्व ऑफ द कोन। अब इक्वेशन ऑफ अ कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। तो अब हम सबसे पहले वो कोन कंसीडर कर रहे हैं जिनकी वर्टेक्स जो है वो हमेशा ओरिजिन होता है।
इसको करने से पहले अगर आपको याद हो कि हमने पिछले सेमेस्टर में एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एनी कर्व और मैं ओरिजिन से 2 लाइंस ड्रॉ करती हूँ, सॉरी गलत बना दिया मैंने, दोबारा आई एम ड्राइंग इट अगेन। हमने बनाना था ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक कर्व लेते थे हम और एक स्ट्रेट लाइन लेते थे। अब ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते थे ए और बी पॉइंट्स, जब हम इन पॉइंट्स को ओरिजिन के साथ ड्रॉ करते थे ओरिजिन, सो ओ ए और ओ बी आर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन एंड अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको याद है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशंस आप कैसे निकालते थे? आप कर्व की इक्वेशन को, जो भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन होती थी, उसको होमोजेनाइज करते थे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो, अगर आप ये जो मैंने फिगर बनाई है, अगर आप इसको 3D में देखो तो ये 3D में एक कोन ही बनेगा, दिस विल रिप्रेजेंट अ कोन ओनली। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो अब ये है 3 डिमेंशन, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। सो जेड एक्स, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये 3D है, 3D का हम एक एग्जांपल जो हम पढ़ के आए हैं बहुत डिटेल में, हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास एक स्फीयर होता है और वो स्फीयर किसी प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ सर्कल आ जाता है। सो अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of this sphere and the plane, points of intersection of this sphere and the plane, ये बन गए points of intersection of the sphere and the plane, circle। so अगर मैं points of intersection of sphere and plane को origin के साथ join कर दूंगी ऐसे, so इस फिगर को आप 3D में देखो तो ये कोन बन रहा है। so इसका मतलब अगर मैं स्फीयर की इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इसका मतलब इसमें 2ux 2vy और 2wz वाली जो टर्म्स हैं वो 1 डिग्री टर्म है और डी कांस्टेंट टर्म 0 डिग्री टर्म है। तो अगर मैं इस स्फीयर की इक्वेशन को प्लेन की इक्वेशन की हेल्प से होमोजेनाइज करूँगी, सो आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स joining origin to the point of intersection of the sphere and plane which is nothing but the cone। so यही करना है हमने यहाँ पे। so equation of a cone article 3 पढ़ रही हूँ मैं, equation of a cone whose vertex is origin। so equation of cone whose vertex is origin is homogeneous in x y z and conversely any homogeneous equation in x y z represents a cone whose vertex is the origin। तो जब भी आपको एक कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका ओरिजिन आपको गिवन है, जिसकी वर्टेक्स आपको गिवन है कि ओरिजिन पे लाई करती है, तो उस कोन की इक्वेशन हमेशा यू विल गेट अ होमोजीनियस इक्वेशन। ऑन द अदर हैंड, if you are having a homogeneous equation in xyz, that means that equation is representing a cone with vertex at origin। so ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, आर्टिकल 3 आप अपने आप एक बार इसको रीडिंग कर लेना, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो आई एम कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल। show that the equation of the cone whose vertex is the origin and which intersects the ellipse। so ellipse आपको देखो कैसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉमा z इज इक्वल टू गामा। तो ये 3D में एलिप्स कैसे बन रहा है? एक तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब हम एक्स 2 डिमेंशन पढ़ते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम एक्चुअली में एक्स वाई प्लेन पढ़ते थे। सो इसका मतलब z जो था वो हमेशा 0 था, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स एक्स वाई प्लेन। सो यहाँ पे z इज इक्वल टू गामा इज एनी प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। क्लियर? सेकेंडली, जो एलिप्स की इक्वेशन है वो एक्स वाई में गिवन है, इसका मतलब ये जो एलिप्स है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, बट इट इज़ लाइंग इन अ प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। सो अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती हूँ, आप अपने आप ये इमेजिन करो कि ये जो मेरा एक्स वाई प्लेन बन रहा है ये वाला पूरा, इसके पैरेलल हवा में एक प्लेन लेना है आपने,
कि आप मोबाइल के पैरेलल एक बुक रख लो अगर, तो अगर आपका मोबाइल प्रॉपर एक्स वाई प्लेन है तो वो जो बुक आपने मोबाइल के पैरेलल हवा में रखी हुई है या अपना हाथ आप मोबाइल के पैरेलल हवा में रख रहे हो, तो आपका जो हाथ है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग एनी प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन से z इज इक्वल टू गामा। तो अब ओरिजिन जो है वो तो मोबाइल पे है ना, क्योंकि मोबाइल में हमने यहाँ पे लिया है ओरिजिन, और आपने अपना हाथ लिया है जो पैरेलल टू द मोबाइल, वहाँ पे आपने एलिप्स बनाया है। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर आप अपने हाथ पे एक एलिप्स ड्रॉ करके और इस ओरिजिन से उस एलिप्स की बाउंड्री पे लाइंस ड्रॉ करोगे तो क्या आपको एक एलिप्टिकल कोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। सो अब आपको उस कोन की इक्वेशन निकालनी है। सो देखो कॉन्सेप्ट वही हो गया ना कि ये जो एलिप्स था वो एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब z इज इक्वल टू गामा प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स जो इलिप्स है वो एक्चुअली z इज इक्वल टू गामा, दैट इज़ द प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो उस प्लेन पे जब आप ओरिजिन से लाइन्स ड्रॉ करोगे सो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कोन। सो बहुत ईजी है, हमने क्या करना है, ये इलिप्स की इक्वेशन को इस प्लेन की इक्वेशन की हेल्प से होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज करना आपको आता है, क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट से डिवाइड करेंगे, सो z ओवर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये 2 डिग्री टर्म है, ये 2 डिग्री टर्म है, ये 0 डिग्री टर्म है, तो इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की वैल्यू z ओवर गामा यहाँ पे पुट कर देंगे। जब आप यहाँ पे 1 की वैल्यू z ओवर गामा पुट करोगे सो यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू z बाय गामा की होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ओवर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, find the equation to the cone whose vertex is at the origin and which intersects the curve। अब आपको जो कर्व दिया हुआ है वो है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू सी जेड। सो दिस इज एनी कर्व, हमें नहीं पता कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी कर्व है, और ये कर्व जब इस प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो कुछ सरफेस जनरेट होगी, आपकी 2D सरफेस जनरेट होगी। जैसे स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से आपके पास एक 2D सरफेस जनरेट होती है, तो ऐसे ही कोई भी 3D कर्व जब किसी प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करता है तो उनकी इंटरसेक्शन से कोई ना कोई 2 डिमेंशनल, नॉट एग्जैक्टली 2 डिमेंशनल इन द सेंस दिस इज सर्कल एक 2 डिमेंशनल फिगर है, ऑल्दो सर्कल कैन लाई एग्जिस्ट इन 3D स्पेस। तो ये आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत। अब मैं बोल रही हूँ 2D फिगर, दैट डजंट मीन कि हम सिर्फ XY प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, अब आपको ये कर्व जब इस प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इक्वेशन टू द कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपका गाइडिंग कर्व आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन को प्लेन की इक्वेशन की हेल्प से होमोजेनाइज कर देंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कांस्टेंट से डिवाइड करके 1 की वैल्यू आ गई। इसको सरफेस को देखेंगे, अगर ये 2 डिग्री टर्म है, ये 2 डिग्री टर्म है, ये 1 डिग्री टर्म है, सो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सॉल्व किया, सॉल्व करके यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन एंड क्लियरली इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, सो एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड विच पासिस थ्रू द कर्व गिवन बाय। अब यहाँ पे आप देखो, आपको जो 2 कर्व्स गिवन है, एक ये कर्व गिवन है, इट इज़ अ स्फीयर एंड दिस इज अ स्फीयर, तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन है एंड पासिस थ्रू द कर्व गिवन बाय, यानी कि हमारा जो कोन है वो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब ये दोनों स्फीयर्स हैं, आपको पता है 2 स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। तो यानी कि दिस सर्कल इज़ द रिक्वायर्ड गाइडिंग कर्व एंड वर्टेक्स इज़ द ओरिजिन। तो आपको इस कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, हमें होमोजेनाइज करना होता है। होमोजेनाइज करने के लिए हमें एक कर्व और एक प्लेन चाहिए, तो हम कॉमन प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जब 2 स्फीयर्स इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें कॉमन प्लेन मिल जाता है S1 माइनस S2 करके। सो वही इन्होंने सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 करके यहाँ हमें कॉमन प्लेन मिल गया। अब इस प्लेन की हेल्प से आपकी मर्जी, आप चाहे इस स्फीयर की इक्वेशन को होमोजेनाइज करो, चाहे इस स्फीयर की इक्वेशन को होमोजेनाइज करो, यू विल गेट द सेम, क्योंकि सेम सर्कल आ रहा है ना दोनों, ये जो सर्कल है कॉमन, ये दोनों स्फीयर्स का पार्ट है। तो आप दोनों में से किसी भी एक स्फीयर की इक्वेशन को होमोजेनाइज करोगे इस प्लेन की हेल्प से, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। सो होमोजेनाइज करना अब आपको आता है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस इन डिटेल। आप अपने हाथ से इन एग्जाम्पल्स को करके देखोगे तभी आपको ये समझ आएंगे। जस्ट गिव इट अ पोज,
आपने सुन ली है मेरी एक्सप्लेनेशन, पॉज करो यहाँ पे वीडियो को और अपने हाथ से इस एग्जाम्पल को अभी के अभी करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। द प्लेन x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 meets the coordinate axis in ABC। तो आपको पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्टिंग फॉर्म। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द कोन जनरेटिंग by the line drawn from O, that is origin, to meet the circle ABC is this। अब देखो, आपको एक ऐसे कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी वर्टेक्स है ओरिजिन पे एंड इट इज़ मीटिंग द सर्कल ABC। अब 3 डायमेंशन में सर्कल की इक्वेशन कैसे मिलती है हमें? 3D में हमें सर्कल की इक्वेशन मिलती है विद द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन। तो प्लेन तो इन्होंने दिया हुआ है, दिस इज़ द प्लेन। साथ में अब ABC सर्कल की इक्वेशन के लिए इसका मतलब मुझे एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन चाहिए जो ABC से पास कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वाई सी व्हाट दे हैव डन। The equation of the plane is this, it meets x-axis when y is 0 z is 0। तो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सिमिलरली b एंड c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ओरिजिन हमें पता है 0 0 है। नाउ द इक्वेशन ऑफ, हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC निकाल लेनी है। सो इन्होंने यहाँ पे निकाल के नहीं दिखाई है क्योंकि हम स्फीयर वाले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC निकाल के दिखा के आए थे। सो आपने पूरा लेके चलना है। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बी, जनरल इक्वेशन लेके देन इट पासिस थ्रू ओरिजिन, तो D 0 आ जाएगा। फिर इट पासिस थ्रू A, देन B, देन C। तो आपके पास U की वैल्यू A/2, B की वैल्यू V की वैल्यू B/2 एंड W की वैल्यू C/2 आ जाएगी, जिससे आपको ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC मिल जाएगा। सो इन्होंने भी लिखा है यहाँ पे प्रूव इट। अब देखो, अगर ये स्फीयर OABC इस प्लेन ABC के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ABC विच इज़ द पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड कोन। यानी कि अब अगर मैं इस स्फीयर की इक्वेशन को इस प्लेन की इक्वेशन की हेल्प से होमोजेनाइज करूँगी तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। सो ये देखो, ये स्फीयर की इक्वेशन, ये सारी 1 डिग्री टर्म्स थी, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 की वैल्यू प्लेन की इक्वेशन में से यहाँ पे पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन पासिंग थ्रू द सर्कल ABC एंड विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। A इज अ पॉइंट ऑन OX, तो A x एक्सिस पे एक पॉइंट है, एंड B ऑन OY, B इज अ पॉइंट ऑन Y एक्सिस। So that angle OAB is constant. So we are given angle OAB, ये वाला जो एंगल है this is constant, तो इन्होंने इसको अल्फा बोल दिया। On AB as diameter, a circle is described whose plane is parallel to OZ। On AB as diameter, circle is described whose plane is parallel to OZ। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं AB को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाती हूँ तो एक तो ये है कि हमारा जो सर्कल है वो XY प्लेन मिलाया करेगा। ऐसे एक सर्कल बन सकता है, दिस सर्कल विल लाई ऑन XY प्लेन, बट XY प्लेन इज परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस। उन्होंने क्या बोला है कि जो सर्कल है उसका प्लेन पैरेलल टू Z एक्सिस होना चाहिए। OZ मीन Z एक्सिस ओनली। सो इसका मतलब हमारा जो सर्कल है वो ऐसे बनेगा। अब आपको ये समझना है कि ये जो सर्कल मैंने बनाया है ना, ये वर्टिकल सर्कल है। दिस जो इन्होंने OZ लाइन बनाई हुई है डायग्राम में, ये जो सर्कल मैंने बनाया विद AB एज डायमीटर, दिस सर्कल इज पैरेलल टू OZ। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करो, अपने आप जिस रूम में बैठे उसका आपको एक कॉर्नर दिख रहा होगा, कोई भी एक कॉर्नर को इमेजिन कर लो। उस कॉर्नर में x एक्सिस और y एक्सिस आर द फ्लोर्स एंड z एक्सिस इज़ द हाइट ऑफ योर रूम। तो इतना आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो फ्लोर है वो XY प्लेन है एंड z एक्सिस है जब आप दीवार के ऊपर जाओगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने एक सर्कल ले लिया कोई भी से, आपके पास कोई कड़ा है या टायर, कुछ भी इमेजिन करो। अगर आप
तो अगर आप उस सर्कल को फ्लोर पे लिटा देते हो, रख देते हो, जैसे आपने चूड़ी है वो फ्लोर पे रख दी, तो वो जो आपकी चूड़ी है, जो सर्कल है, वो XY प्लेन में लाई कर रही है, तो दैट इज़ परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उस बैंगल को खड़ा कर देते हो सर्कल पे, वर्टिकली खड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप उस बैंगल को वर्टिकली खड़ा करोगे, तो तब उस बैंगल का जो प्लेन होगा दैट विल बी पैरेलल टू द Z एक्सिस, ठीक है। तो ये जो AB मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, दिस इज द स्टैंडिंग बैंगल, दैट इज बैंगल इन द वर्टिकल पोजीशन ऑन द फ्लोर। सो वंस दिस इज क्लियर टू यू, तो आपको ये एग्जांपल आगे समझ आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, प्रूव दैट as AB varies the circle generates the cone this। तो as AB वेरी क्यों करेगा, क्योंकि A एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ऐसे ही B एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो जैसे जैसे ये पॉइंट्स वेरी करेंगे तो आपको एक्चुअली में एक कोन मिलेगा विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो इसको आप ऐसे समझो कि आपने एक बैंगल को जब वर्टिकली खड़ा किया था फ्लोर पे, अब आप उसे छोटी बैंगल उसके आगे खड़ी कर दो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अनलेस कि जिस पॉइंट को आपने ओरिजिन सपोज किया वहाँ पे जाके एक डॉट जितनी बैंगल हो जाए आपके पास। सो देखो एक कोन बन गया ना। तो वो कोन क्यों बना, क्योंकि आपका जो सर्कल था उसका डायमीटर वेरी कर रहा है, जो हमने सर्कल लिया था विद AB एज डायमीटर वो वेरी कर रहा है, छोटा होता जा रहा है ना टुवर्ड्स द वर्टेक्स। तो आपको उस कोन की इक्वेशन निकालनी है। तो अब ये जो कोन हमें चाहिए, क्योंकि इसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे है, इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, और इसका गाइडिंग कर्व भी हमें पता लग गया। गाइडिंग कर्व क्या है, सर्कल विद AB एज डायमीटर। बट 3D में जब आप AB एज डायमीटर करके इक्वेशन निकालोगे तो आप स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हो, सर्कल की नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं इन्होंने क्या किया क्वेश्चन में। एक चीज़ तो क्लियर है कि जब आप विद AB एज डायमीटर लेके चलोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी आती है। तो एक तो इन्होंने ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल दी। अब आपको पता है सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन चाहिए। तो स्फीयर तो आपने निकाल लिया विद AB एज डायमीटर, अब आपको निकालनी है प्लेन की इक्वेशन। अब वो जो प्लेन है वो प्लेन कैसा होगा, वो जो प्लेन होगा वो AB से पास करेगा और Z एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो AB से पास कर रहा है, तो हमने ले लिया एनी प्लेन थ्रू A इज़, आता है ना ये निकालना हमें, LMN हम डायरेक्शन रेशोज लेते हैं। तो एनी प्लेन थ्रू A इज़ L इंटू एक्स माइनस ए प्लस M इंटू वाई माइनस ज़ीरो प्लस N इंटू जेड माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दिस प्लेन इज़ पासिंग थ्रू B ऑल्सो। तो XYZ की जगह हम B के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, जिससे हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो, क्योंकि ये L और M में ही आ रही है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से AL इज इक्वल टू BM। फर्दर इसको अगर मैं AB से डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब LMN जो डायरेक्शन रेशोज थी उसमें L और M का तो पता लग गया मुझे, B और A है, लेकिन ये मैं तब तक नहीं लिख सकती जब तक मुझे इसका ये वाला भी डायरेक्शन रेशो पता होनी चाहिए। सो ये रॉन्ग हो जाएगा तब तक। अब क्योंकि मुझे Z कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन रेशो नहीं पता, वो निकालनी है, तो वो बोल रहे हैं क्योंकि OZ इज़ पैरेलल टू द प्लेन 3। यस, ये जो हमने प्लेन बनाया था रेड पेन से, OZ के पैरेलल है, क्योंकि ये प्लेन Z एक्सिस की डायरेक्शन रेशोज क्या होती हैं, 0 0 1 हमें पता है। और जब हमने LMN डायरेक्शन रेशोज लिए हैं यहाँ पे, तो ये LMN डायरेक्शन रेशोज होती हैं ऑफ द लाइन नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसका मतलब आपके पास जो प्लेन की डायरेक्शन रेशोज हैं वो 0 0 1 के पैरेलल होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो LMN है ये नॉर्मल टू द प्लेन है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा ना Z एक्सिस के। देखो ये आपका Z एक्सिस है और ये है नॉर्मल टू द प्लेन, तो Z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशोज जो होती हैं उनका प्रोडक्ट 0 होता है। सो 0 इंटू L प्लस 0 इंटू M प्लस N इज इक्वल टू 0। N इंटू 1 इज़ 0, तो हमें N 0 मिल गया। N 0 मिलने का मतलब ये है कि हम अब ये लिख सकते हैं यहाँ से, ये देखो L आ गया B के, M आ गया A के और N आ गया 0।
सो ये एल एम एन की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये इन्होंने पुट कर दिया, सॉल्व किया। सो ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब ये प्लेन जब इस स्फीयर के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू कैपिटल ए बी। सो हमने क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन की हेल्प से इस स्फीयर की इक्वेशन को होमोजेनाइज करना है। सो इसको जब आप ए बी से डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू मिल जाएगी। उस 1 की वैल्यू के हेल्प से यहाँ पे जब आप इसको ए बी से डिवाइड करोगे सो यू विल बी गेटिंग बी एक्स प्लस ए वाई ओवर ए बी इज़ इक्वल टू 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज़ इक्वल टू 1। सो इसकी हेल्प से आपने इसको होमोजेनाइज करना है सर्कल की इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर 2 डिग्री टर्म्स। सो माइनस कॉमन लेके ए एक्स प्लस बी वाई इंटू 1 और 1 की वैल्यू आप पुट कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो आंसर आएगा उसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी आएगा, जो कि हमने खुद सपोज किए थे, क्वेश्चन में नहीं गिवन था, बल्कि क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा गिवन था। सो इसीलिए इन्होंने ये वाले स्टेप्स किए हैं। दे आर सेइंग कि देखो अगर ये आपके पास इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल अल्फ़ा है, तो टेंजेंट अल्फ़ा हम बी ओवर ए लिख सकते हैं, जिससे बी की वैल्यू मिल जाती है ए टेंजेंट अल्फ़ा। तो जब आप होमोजेनाइज कर लोगे, सो होमोजेनाइज करके आपके पास जो आंसर आएगा उसमें आपने बी इज़ इक्वल टू ए टेंजेंट अल्फ़ा पुट करना है। सो इन्होंने क्या किया, पहले ही पुट कर दिया यहाँ पे, तो आपकी मर्ज़ी आप बाद में भी पुट कर सकते हो। सो ये होमोजेनाइज किया, ये होमोजेनाइज किया, ये सॉल्व किया, कैलकुलेशंस हैं सिंपल। तो सॉल्व करके ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन आ गई है एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। सो इसके बाद है आपके पास 3A फर्स्ट एक्सरसाइज, जो मैं आपको सेंड कर दूँगी, आपने करके भेजनी है मुझे। एंड इसके बाद मैं आपके साथ एक टॉपिक और करना चाहती हूँ, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 सेज इफ़ x over L is equal to y over m is equal to z over n is a generator of a cone represented by the homogeneous equation f of x y z is equal to 0, then f of L m n is equal to 0. In other words, the direction cosines of generator of a cone whose equation is homogeneous always satisfies the equation of cone. Conversely, if the direction cosines of a straight line which passes through a fixed point satisfies a homogeneous equation, the line is a generator of cone whose vertex is the fixed point, origin. So basically ये बोल रहे हैं कि जब हम एक कोन बनाते हैं और अगर इस कोन की वर्टेक्स ओरिजिन है तो इस कोन की जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, से एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। नाउ इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशोज़, डायरेक्शन को साइंस के लिए दिया इन्होंने वैसे ये रिजल्ट। सो अगर इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द जनरेटर ऑफ दिस कोन, देन दिस एल एम एन ऑल्सो ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कोन। सो रिजल्ट इन्होंने वैसे डायरेक्शन को साइंस के लिए दिया है, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो ये रिजल्ट डायरेक्शन रेशोज़ के लिए भी ट्रू आ जाता है आपका, फर्स्टली। सेकेंडली, कन्वर्स इज़ ऑल्सो ट्रू। दैट मीन्स अगर आपके पास एक कोन की इक्वेशन गिवन है एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ एनी लाइन, और ये डायरेक्शन रेशोज़ उस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, दैट मीन्स दिस इज़ द डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ द जनरेटर ऑफ दैट कोन। सो आर्टिकल का प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, just give it a reading for your understanding only. Rest result is important, that is the direction cosines of generator of a cone whose equation is homogeneous satisfies the equation of the cone. So first example में इन्होंने यही किया है, show that the line is a generator of the cone. So ये जो लाइन इन्होंने दी है इसकी डायरेक्शन रेशोज़ है एल एम एन, तो ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वेशन ऑफ कोन है। जब मैं एफ ऑफ एल एम एन कर रही हूँ दैट मीन्स एक्स की जगह एल, वाई की जगह एम और जेड की जगह एन पुट कर रही हूँ, तो मुझे ये मिल रहा है, इतना पार्ट मिल रहा है सिर्फ, नॉट इक्वल टू 0। आई विल बी गेटिंग एल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस माइनस 3n स्क्वायर, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज़ 0।
जिसकी वजह से यहाँ पे दिस इज़ इक्वल टू 0 आ गया। नाउ इट इज़ इक्वल टू 0 आने का मतलब है एफ ऑफ एल एम एन 0 हो गया। दैट मीन्स एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द जनरेटर ऑफ दिस कोन। सो एक्सरसाइज 3 भी आपने सॉल्व कर लेनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका सेम ही है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन सेम है। सेकंड है शो दैट द लाइन्स ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा whose direction ratios satisfies this, generate the cone. So lines drawn through the point alpha beta gamma. So ये इसका proof है, this is the proof of second example. This is the proof of the second solution question है जो आपकी exercise का। तो देखो the equation of any line through alpha beta gamma with direction numbers L M and R, ये हमें पता है equation निकालनी आती है। Now direction numbers L M and satisfy the equation, ये हमें गिवन है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। एलिमिनेटिंग एल एम एन, सो एल एम एन कैसे एलिमिनेट करते हैं, इसको इज इक्वल टू 1/t से करके यहाँ से देखो एल की वैल्यू x माइनस अल्फ़ा ओवर टी आ जाएगी, सॉरी x माइनस अल्फ़ा इंटू टी आ जाएगी। ऐसे ही इसको जब आप इससे इक्वेट करोगे तो m की वैल्यू y माइनस बीटा इंटू टी आ जाएगी, इसमें पुट कर रहे हैं हम, और n की वैल्यू z माइनस गामा ओवर टी आ जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है इन्होंने 1/t किया, आप t करके भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। तो जब आपने एल एम एन की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो रहा है। इन्होंने बोल दिया पुटिंग टी इज़ इक्वल टू 1, बट अगर आप टी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आप वो इक्वल टू वो क्या चला जाएगा ना, टी स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस विच इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। No, it is not a homogeneous equation. ठीक है, so we get, they are saying it is a homogeneous equation in x minus alpha, y minus beta and z minus gamma. So that means it represents a cone with vertex alpha beta gamma. अगर यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कुछ नहीं भी समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम आगे कौन की और एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तब आप इसको दोबारा पढ़ के देखना। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल, इन्होंने जो लिखा हुआ है ये आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द जनरेटर्स सेटिस्फाई दिस रिलेशन। सो एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ओरिजिन से पास कर रही है हमारी जनरेटर, तो ये हमने ले लिया द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन विद डायरेक्शन नंबर्स एल एम एन आर दिस। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। देखो जब हम एक कोन की इक्वेशन लेते हैं ना ऐसे, अब वर्टेक्स, इस कोन का वर्टेक्स है ओरिजिन और इसकी जनरेटर की जो डायरेक्शन रेशोज़ है वो एल एम एन गिवन है। तो अगर मुझे इस जनरेटर की इक्वेशन निकालनी हो तो मैं निकाल सकती हूँ ना, x माइनस 0 ओवर एल, y माइनस 0 ओवर एम, z माइनस 0 ओवर एन इज़ इक्वल टू 1/t बोल रहे हैं, आप t भी बोल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ द जनरेटर। We are given that generator satisfies this direction cosines of the generators satisfies this relation. So यहाँ से अगेन एल एम एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी निकाल के आप यहाँ पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे, पुट करने से ये आंसर आएगा। सो पुटिंग टी इज़ इक्वल टू 1, और आप डायरेक्टली टी स्क्वायर को कॉमन लेके भी दिखा सकते हो। सो सिंस टी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, so that means this is equal to 0. So which represents a cone with vertex at origin, क्योंकि it is a homogeneous equation of degree. Next, this is the fourth question of your exercise 3b. OP and OQ are two straight lines that remain at right and move so that the plane OPQ always passes through z axis. सो आप ऐसे करो, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 3b का, तो यहाँ से आप इसको रीडिंग दो फोर्थ क्वेश्चन को। ये पूरा इन्होंने सॉल्यूशन किया हुआ है यहाँ तक। सो अगर आपको यहाँ से पढ़ के समझ आ जाता है खुद, ठीक है, नहीं समझ आता तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी आपने 3A एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करनी है एंड 3B के सारे सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं।
So rest we will do in the next lecture.